हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीडीपी एंड पेडागोजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवीएस की बात कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी, सुपर टेट सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रीड के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्लास। तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी पहली क्लास फर्स्ट क्लास हो चुकी है दोस्तों। आज हमारी सेकंड क्लास है और ऐसे ही कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। और थोड़ा 2 दिन से गैप हो गया, सॉरी इसके लिए, बट अब कंटिन्यू चलेगी। और आप लोग अपना प्यार और विश्वास इस चैनल पर बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? 2000 में, 2002, 2008 या फिर 2009? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए, अगर मैं भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करती हूँ तो 2009 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2009 में। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का जो अधिकार है आरटीई, ये 2009 को इसकी संज्ञा दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के संबंध में राज्यों को निम्नलिखित में से किस संबंध में छूट दी गई है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के संबंध में राज्यों को निम्नलिखित में से किस संबंध में छूट दी गई है? पहला ऑप्शन है कि शिक्षा संबंधी शिकायतों का निवारण। सेकेंड ऑप्शन है शिकायत समाधान तंत्र। तीसरा ऑप्शन है राज्य के अनुरूप शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर मैं बात करती हूँ शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के संबंध में राज्यों को किस संबंध में छूट दी गई है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, राज्य के अनुरूप शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। देखिए, अगर मैं शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बात करते हैं तो इसमें कुछ नियम हैं और इस अधिनियम के द्वारा 2009 को क्रियान्वित करने की दृष्टि से बनाया गया है। ये नियम एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करता है। क्या करता है? एक व्यापक ढांचा। क्या दोस्तों? एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करता है जिन्हें विभिन्न राज्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर अपने अपने क्या करते हैं, नियम को बनाते हैं और उसको प्रयोग में भी लाते हैं। विभिन्न राज्यों को यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं वो शिक्षा के अधिकार नियमों में शिकायत संबंधी क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक सभी पक्ष सम्मिलित हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का मानक नियम प्रलेख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिगम हेतु प्रस्तावित करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मानक नियम प्रलेख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिगम हेतु प्रस्तावित करता है। ऑप्शन पहला कहता है विशेष प्रशिक्षण एवं विधि का। सेकंड है विशेष प्रशिक्षण एवं सामान्य विधि का। तीसरा है सामान्य प्रशिक्षण एवं विशेष विधि का, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है कि शिक्षा संबंधी अधिनियम 2009 का मानक नियम प्रलेख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिगम हेतु प्रस्तावित करता है। क्या प्रस्तावित करता है? बताइए। देखिए, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला हो जाएगा, विशेष प्रशिक्षण एवं विधि का। अगर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की बात करते हैं, है ना, आरटीई 2009, इसका जो मानक नियम जो है प्रलेख है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिगम हेतु प्रस्तावित करता है। इस संबंध में अगर मैं बात करती हूँ, शिक्षा के अधिकार का जो मानक नियम है, क्या? मानक नियम प्रलेख। क्या है दोस्तों? मानक नियम प्रलेख, ठीक है। मानक नियम प्रलेख अपनी जो वर्तमान अवस्था है इसमें तथ्यों का उल्लेख करता है ना। क्या करता है? तथ्यों का उल्लेख। जैसे कि मैं बात करती हूँ, जैसे विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए
विशेष प्रशिक्षण के प्रावधान और विधियां ताकि उन्हें उनके समकक्ष के अधिगम स्तर पर लाया जा सके, है ना, ये नियम हो गए। और सेकंड की बात करते हैं, जब सर्व शिक्षा अभियान या विशेष बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ ही देने का रियायती होता है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय में निर्योग बच्चों की सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व दिया गया है, किसको दिया गया है? राज्य सरकारों को, केंद्र शासित क्षेत्रों को, स्थानीय अधिकारियों को, या फिर उपरोक्त सभी को। RTE 2009 में विद्यालय में निर्योग बच्चों की सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व किसे दिया गया है? बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं इसकी बात करती हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि इसमें राज्य सरकार को दिया गया है, केंद्र शासित क्षेत्रों को भी दिया गया है और स्थानीय अधिकारियों को भी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगर इस पर मैं आपको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगी तो यहाँ में लगता है कि यहाँ पर आधा घंटा मतलब कि 30 मिनट इसी में हो जाएगा। सो इसमें तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें यही है पूछा गया है कि मतलब कि जो RTE 2009 है, इसमें विद्यालय में निर्योग जो बच्चे हैं, जो निर्योग बच्चे हैं, उनकी सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? तो राज्य का भी होता है, केंद्र शासित क्षेत्रों का भी होता है, स्थानीय अधिकारियों का भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। चलो जी आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलंब से दाखिला पाए बच्चों के लिए जिस विशेष अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण का उल्लेख अधिनियम 2009 करता है, उसकी न्यूनतम अवधि क्या होगी? क्वेश्चन कहता है विलंब से दाखिला, जैसे कोई बच्चा है जो कि किसी रीजनवश विलंब से दाखिला करता है, तो विलंब से दाखिला पाए जो बच्चे होते हैं उसके लिए जिस विशेष अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण का उल्लेख अधिनियम 2009 करता है, उसकी न्यूनतम अवधि क्या होगी? क्या 1 महीना होगी, 2 महीना होगी, 3 महीना होगी, या फिर 4 महीना होगी? बताओ। भाई किसी कारणवश किसी की मदर फादर देर से अगर बच्चों को एडमिशन करवा देते हैं, तो RTE जो नियम है, RTE का जो नियम है, उसकी न्यूनतम अवधि क्या होगी? बताओ, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीने, 4 महीने, क्या होगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, 3 महीने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। जिनका दाखिला विलंब से होगी पाया है ना, जिनका दाखिला विलंब से हो पाया है, विशेष रूप से नियुक्ति अध्यापक उन विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण देंगे ताकि वे बच्चे शैक्षिक तथा भावात्मक दृष्टि से कक्षा के जो शेष बच्चे हैं उसके साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएं। और इस प्रशिक्षण की जो अवधि होती है वो 3 मंथ की होती है। कितनी होती है? 3 मंथ की होती है। 3 मंथ की होती है। ओके, ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में विलंब से दाखिला पाए बच्चों के अधिगम उन्नयन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? क्या विशेष प्रशिक्षण का, विशेष अधिगम सामग्री का, विशेष शिक्षक का, या फिर उपरोक्त सभी होगा? बताओ जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम में विलंब से दाखिला पाए बच्चों के अधिगम उन्नयन हेतु कौन सा प्रावधान किया गया है? तो इसमें प्रावधान यही किया गया है विशेष प्रशिक्षण का। किसका? विशेष प्रशिक्षण का, ना कि विशेष अधिगम सामग्री होगी, है ना। अलग से कोई सामग्री तो होगी नहीं है, और ना ही कोई विशेष कोई अलग से टीचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो गलत ही है, तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विशेष प्रशिक्षण। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 का जो खंड चौथा है, खंड चौथे की प्रथम शर्त के प्रायोजन से विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है ना दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विलंब से दाखिला लेने वाले बच्चों की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी होती है? मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, कुसमायोजित बच्चे होती हैं, अपराधी वृत्त वाले बच्चे होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी होंगे? बताओ। विलंब से जो बच्चे दाखिला लेते हैं तो बच्चों की जो प्रकृति होती है वो कोई कैसी होती है? आप बताओ। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देखिए मंद बुद्धि हो, है ना, मंद बुद्धि या अपराध वृत्ति वाले ऐसे बच्चे हैं जो या तो पढ़ाई में पिछड़े हुए होते हैं अथवा उन्हें कक्षा में अन्य बच्चों के साथ
तथा कभी कभी अध्यापकों के साथ अपनी तालमेल बैठाने में कठिनाई भी होती है। ऐसे सभी बच्चों के उचित समायोजन में और उनसे यथानुकूल व्यवहार कर उन्हें ठीक रास्ते पर लाने के कार्य में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की काफ़ी सहायता करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, क्योंकि मंद बुद्धि वाले बच्चे भी होते हैं, कुसमायोजित वाले बच्चे भी होते हैं, अपराधी वृत्ति वाले भी बच्चे होते हैं जो कि विलंब से दाखिला लेते हैं। ये बच्चों की प्रकृति है। ओके, चलो जी। अब आप लोग दोस्तों ये मत कीजिएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से लेकर आती हूँ। देखिए, बुक से ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये आपका एग्जाम DSSB का नोटिफिकेशन फरवरी तक आ जाएगा। देन उसके बाद मैं बात करती हूँ KVS की भी गुड न्यूज आ जाएगा फरवरी तक, है ना। एंड सुपर टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, इसका बच्चों जो है बच्चे इसका काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं, 6 साल से। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है दोस्तों, और यकीन मानिए कि बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होगा। और पहली बार आयोग पेपर करवाएगा, तो मान कर चलिए कि पेपर तो ईजी नहीं होगा, है ना, पेपर हार्ड भी होगा। तो जितने लोग सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं तैयारी करूंगी या करूंगा, तो ये सोचना आप लोग बंद कर दीजिए और कंटिन्यू बस आप लोग तैयारी करिए, है ना। सिलेबस कितना चेंज करेगा, देखिए CDP कंटिन्यू रखिए आप लोग। CDP हो गया, हिंदी है, देखिए आपको कंटिन्यू क्या क्या करना है। CDP आपको कंटिन्यू करना है, हिंदी हो गया, है ना, GK GS हो गया, है ना, GK GS हो गया, एंड हिंदी सॉरी इंग्लिश भी हो गया, है ना, इंग्लिश, एंड मैथ हो गया, मैथ। तो ये सारी चीज़ें तो कंटिन्यू है ना, मतलब ये तो हर कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को, ये सारे टॉपिक को तो आप लोग अच्छे से खूब पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन भर भर के आने वाले हैं और कंपटीशन इसी में है। करंट अफेयर तो एग्जाम से मतलब कि जब एग्जाम होता है 6 मंथ पहले तक पढ़ लीजिए, उसी में से करंट अफेयर आ जाए, तो अभी से उसका टेंशन मत लीजिए करंट अफेयर की, है ना। तो जैसे मैथ है, CDP है, हिंदी तो ऑल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग हिंदी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए और GK GS, ठीक है। इतने सब्जेक्ट तो आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि बहुत दिन बाद वैकेंसी आ रही है दोस्तों, और TRE 4.0 भी फरवरी तक आ जाएगा। तो आप लोग तन मन से पढ़ाई करिए और एक सीट लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय में आवासीय सुविधाओं एवं शिक्षण माहौल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। ऑप्शन पहला कहता है सुसज्जित कक्षा होगा, स्कूल भवन व्यवस्था होगा, गतिविधियों में सहभागिता होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा। प्राथमिक विद्यालय में आवासीय सुविधाओं और विशेष माहौल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है जो कि सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कैसे, देखिए, अगर सुसज्जित स्थिति और वातावरण भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो सही बात है। अगर वातावरण अच्छा रहेगा और, है ना, तो यहाँ से बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं, ठीक है। चलो तो दोस्तों यहाँ पे होता है ना, जैसे कि अच्छी कक्षा अच्छी प्रकार से अगर सजा हुआ कमरा होगा, तो क्या होगा ना कि उसका शैक्षणिक वातावरण निश्चित ही उसको प्रेरित करेगा बच्चों को, है ना। उत्साहपूर्ण वातावरण में बच्चा क्या करता है, अपने अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक क्या करता है, सुनता है, और लिखने पढ़ने में भी क्या करता है, वो रुचि लेता है। लिखने पढ़ने में दोस्तों वो रुचि लेता है, क्या लेता है, रुचि लेता है। उचित स्कूल भवन, बैठने की अगर सुव्यवस्था है, भौतिक सुविधाएं हैं, परस्पर सहयोग है, स्कूल क्रियाओं में भाग लेने का अवसर है, तो अध्यापक का इसने ये सब बच्चे के व्यवहार को क्या करता है, प्रेरित करता है। अध्यापक को उचित स्थितियां और वातावरण का निर्माण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उचित स्थितियां दोस्तों और वातावरण, है ना, अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बच्चों के स्वास्थ्य विकास में सहायक होता है। ऑप्शन पहला कहता है कि वाणी और विचार की स्वतंत्रता, सेकंड है वर्ण एवं निर्णय की स्वतंत्रता, तीसरा है शारीरिक स्वामित्व और भयमुक्त, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बच्चे के स्वास्थ्य विकास में सहायक होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा, चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बच्चे के स्वास्थ्य विकास में सहायक होता है। वाणी और विचार की स्वतंत्रता तो होता ही है ना,
भय से मुक्ति होना चाहिए, वर्ण और निर्णय की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने शरीर पर स्वामित्व की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसे राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य के किस कार्य व कर्तव्य का प्रावधान करता है? ऑप्शन पहला कहता है कि विद्यालय की उपलब्धता, सेकंड है अध्ययन की सुनिश्चितता, भेदभाव रहित शिक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो यह प्रावधान करता है, ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष का प्रत्येक बच्चा विद्यालय में आए, विद्यालय में प्रवेश पाए तथा अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करे, पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करें और ये भी सुनिश्चित करें कि किसी भी आधार पर बच्चों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के प्रतिपादन में कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ति करने में उन्हें विद्यालय में सभी प्रकार की ढांचागत तथा शैक्षिक सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा बच्चों की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? ऑप्शन ए कहता है आर्टिकल 45 में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। बी ऑप्शन है कि आर्टिकल 21A में कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। या फिर संशोधन 86 कहता है कि भारतीय संसद द्वारा 2002 में कार्यान्वित। बताओ, ए बी सही होगा, बी सी सही होगा, ए सी होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कैसे? देखिए, भारत के संविधान के जो आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 में क्या होता है ना कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। सन 2002 में भारतीय संसद ने 86वां संविधान संशोधन किया, जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष की शिक्षा को मूल अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया। इसके लिए संविधान आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है। आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार घोषणा में शामिल अधिकार है जीवन एवं राष्ट्रीयता का अधिकार, शिक्षा एवं सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल और शोषण मुक्ति का अधिकार, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यचर्या का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? करिकुलम से होगा, सिलेबस से होगा, कोर्स से है, या फिर उपरोक्त सभी? किससे होगा भाई? पाठ्यचर्या करिकुलम का संबंध किससे है? पाठ्यचर्या का सीधा संबंध किससे होता है दोस्तों? पाठ्यचर्या को ही तो इंग्लिश में करिकुलम बोलते हैं, पाठ्यक्रम को सिलेबस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऐसे ही एग्जामिनर आपको फंसा देगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रमाण पत्र से है? शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रमाण पत्र से है? विद्यालय होगा, परीक्षा होगा, मूल्यांकन, या फिर नामांकन? बताओ जी, बताओ जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। ठीक है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में परीक्षा और मूल्यांकन को लचीला बनाया गया है। क्या किया गया है? परीक्षा और मूल्यांकन को लचीला बनाया गया है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है निम्नलिखित में से कौन सा है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बच्चे का समग्र विकास होगा, बच्चे का मानसिक विकास होगा, बच्चे का चारित्रिक विकास होगा, या फिर बच्चे का आर्थिक विकास होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों का समग्र विकास, है ना। क्या होगा? बच्चों के समग्र विकास में ही सब कुछ आ जाता है। क्या होता है? बच्चों का समग्र विकास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। ओके, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे का समग्र विकास करना होता है। जैसे बच्चे का ज्ञान, है ना, ज्ञान हो गया, क्षमता है, प्रतिभा है, इसको बढ़ाना होता है। इसको बढ़ाना हमारा दायित्व होता है।
और हमें ध्यान भी रखना होता है कि बच्चे में सविरात्मक मतलब कि स्वीकार करने की क्षमता हो गया, आवृत्ति है, जीवन के जो सकारात्मक मूल्य हैं, इन सारी चीज़ों का विकास हो। हमें उसमें विभिन्न कौशल को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। क्रियाकलाप के द्वारा अधिगम तथा अन्वेषण की भावना का विकास भी करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चे का समग्र विकास, ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी 2009 प्रारंभिक शिक्षा संबंधी पाठ्यचर्या के विषय में कौन सी विशेषता प्राधिकृत करता है। ऑप्शन पहला कहता है समावेशी एवं लचीली पाठ्यचर्या, ये तो ऑप्शन सही है। सेकंड कहता है बाल केंद्रित एवं जीवनोन्मुख पाठ्यचर्या, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा कहता है न्यूनतम अधिगम स्तर पाठ्यचर्या, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, क्योंकि इसमें तो तीनों सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूली गृह कार्य हेतु आवंटित समय निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन पहला कहता है कक्षा 2 कोई गृह कार्य नहीं। सेकंड है कक्षा 3 एवं 8 प्रति सप्ताह 2 घंटा गृह कार्य। तीसरा ऑप्शन है कक्षा 10 तक प्रति सप्ताह 5 से 6 घंटा गृह कार्य, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। कक्षा 3 में कक्षा 3 एवं 8 प्रति सप्ताह 2 घंटा कार्य करता होता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की किस धारा के अनुसार एक अध्यापक को पाठ्यक्रम को विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। ऑप्शन पहला है भाग 24 एवं धारा 32(2), दूसरा ऑप्शन है भाग 29 एवं धारा 24(2), तीसरा ऑप्शन है भाग 25 एवं धारा 25(2), चौथा ऑप्शन है भाग 28 एवं धारा 29(2). अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की किस धारा के अनुसार एक अध्यापक को पाठ्यक्रम की विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा भाग 24 और धारा 29(2). ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बाल अनुकूल एवं बाल केंद्रित विधियों द्वारा शिक्षण अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की किस धारा में उल्लिखित है। ऑप्शन पहला है भाग 29 उपखंड 2E, दूसरा है भाग 28 उपखंड 2E, तीसरा है भाग 27 उपखंड 2E, या फिर भाग 24 उपखंड 2E। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा भाग 29 उपखंड 2E। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 के भाग 29 के उपखंड 2B का संबंध किसे है। बालक के सर्वांगीण विकास से है, बालक के शारीरिक विकास से होगा, मानसिक विकास या फिर आंतरिक विकास। तो सिंपल सी बात यहाँ पर राइट आंसर है सर्वांगीण का मतलब होता है सब विकास, हर चीज सर्वांगीण के अंतर्गत तो सब आ जाएगा ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा बालक का सर्वांगीण विकास। ओके, सर्वांगीण के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, आंतरिक सब आते हैं। ओके, चलो चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 5 के भाग 29 में उल्लिखित प्रमुख विषय और उपखंड के विषय में कौन सा युग्म सटीक है। ऑप्शन पहला है बालक का मानसिक विकास उपखंड 2D, मातृभाषा में शिक्षा उपखंड 2F, भय मुक्त माहौल में शिक्षा उपखंड 2G, सतत एवं समग्र मूल्यांकन उपखंड 2H। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बालक का जो मानसिक विकास है उपखंड 2D में लिखा गया है, ये तो सही है। दूसरा कहता है मातृभाषा में शिक्षा 2F में है, ये भी सही है। भय मुक्त माहौल में कक्षा 2G, ये भी सही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन 2H, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का, सी का तीसरा, चौथे का डी का चौथा। तो ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न की मनाही अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है। भाग 24, भाग 25, भाग 26, भाग 27। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बालों को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न की मनाही अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा भाग 17। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर, भाग 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में अनुशासन का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन पहला कहता है शिक्षक विद्यार्थी के द्वारा परस्पर सम्मान, शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का सम्मान,
विद्यार्थी द्वारा शिक्षक का सम्मान या फिर अवज्ञा करने पर सजा का प्रावधान। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में अनुशासन का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नहीं पूछा गया, निगेटिव निगेटिव पूछा गया है दोस्तों। अगर मैं निगेटिव की बात करती हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षक विद्यार्थी द्वारा परस्पर सम्मान। परस्पर सम्मान यहाँ पर राइट आंसर, ये गलत पूछा गया ना, तो गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, निगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी स्नेही मानवीय वातावरण बनाने में शिक्षक का कौन सा कार्य अनिवार्य नहीं है। विद्यार्थी के प्रति संवेदनशीलता, वंचित बच्चे के प्रति शालीनता, सहभागी क्रियाकलाप को प्रोत्साहन, अनुशासनात्मक क्रिया में कठोर वचन प्रयोग। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए विद्यार्थी के प्रति संवेदनशीलता ये तो सही है, वंचित बच्चों के प्रति शालीनता ये भी सही है, सहभागी क्रियाकलाप को प्रोत्साहन ये भी सही है, लेकिन अनुशासनात्मक क्रिया में कठोर वचन प्रयोग, यहाँ पर चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा गया है दोस्तों। तो निगेटिव का हो जाएगा निगेटिव, यहाँ पर ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक अधिगम के प्रबंधन में निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने जोर दिया था। कूट लेविन, कार्ल रोजर्स, वी.एफ. स्किनर या फिर अल्बर्ट बंडूरा। सामूहिक अधिगम के प्रबंधन पर निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने जोर दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर, इन्होंने इस पर ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है। देखिए संतुलित शिक्षा प्रदान करने में मानवीय मनोविज्ञानी जो कार्ल मार्क्स थे 1960 में, कब 1960 में स्वतंत्रवाद विवाद की महत्ता पर बल दिया। उनका मानना था कि अधिगम स्वभाव से सामाजिक कर्म है, अधिगम स्वभाव से सामाजिक कर्म है, अतः सामाजिक वातावरण में उन्हें पढ़ाने से भविष्य में वे सामाजिक नागरिक बनते हैं। अपने शायद ध्यान दिया होगा कि कक्षा अधिगम हुआ व्यक्तिगत अधिगम में एक मुख्य रुकावट है कि विद्यार्थी आपस में स्वतंत्रता से वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजी के द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह के अधिगम को सुनिश्चित किया जा सकता है। सामूहिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, विचार विमर्शी अधिगम या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में परस्पर विमर्श कैसे एक नई समझ पैदा करता है। समझ की तुलना से, ज्ञान की परीक्षण से, कारण परिणाम जानने से या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रकार सारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। आगमनात्मक अधिगम, निगमनात्मक अधिगम, रचनात्मक अधिगम या फिर सामूहिक अधिगम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रचनात्मक अधिगम, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 149 नंबर का क्वेश्चन है। यह कहता है कि कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान शिक्षक निर्मित समूह अधिगम का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। योग्यता शिक्षा, अभिरुचि इच्छा, विषय योग्यता या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिरुचि के आधार पर बने विद्यार्थी समूह के शैक्षिक क्रियाकलाप का एग्जाम्पल कौन सा है। ड्राइंग पेंटिंग होगा, पेंटिंग स्पोर्टिंग होगा, मॉडलिंग स्पोर्टिंग होगा या फिर उपरोक्त सभी होगा। अभिरुचि के आधार पर बने विद्यार्थी समूह के शैक्षिक क्रियाकलाप का एग्जाम्पल्स कौन सा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सब होगा, है ना, क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इसमें ड्राइंग पेंटिंग भी होता है, पेंटिंग स्पोर्टिंग भी होता है, मॉडलिंग स्पोर्टिंग भी होता है और सब, तो मतलब कि सब है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में समूह अधिगम को संरचना संबंधी अनिवार्यता निम्नलिखित में से कौन सा है। 4-6 विद्यार्थियों का समूह, विषय योग्यताधारी विद्यार्थियों को प्राथमिकता, विविधता पूर्ण समूह का नेतृत्व या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम RT 2009 के अनुसार क्रमशः प्राथमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा में कितने अनुदेशात्मक क्लास प्रत्येक सत्र में निर्धारित किया गया। ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। RT 2009 के अनुसार क्रमशः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा में कितने अनुदेशात्मक क्लास प्रत्येक सत्र में निर्धारित किया गया है। 800 एवं 1000 क्लास, 900 एवं 1100 क्लास, 1000 एवं 1200 क्लास या फिर 1100 एवं 1300 क्लास। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ दोस्तों।
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा 800 एवं 1000 क्लास हो जाएगा। प्राथमिक में 800 होता है और उच्च प्राथमिक में 1000। प्राथमिक की बात करते हैं, प्राथमिक में दोस्तों 800 हो जाएगा और उच्च प्राथमिक में 6 to 8 में, उच्च प्राथमिक में क्या होता है 1000। ठीक है, चलो तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। चलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब। पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को ना ऐसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस सेशन को भेज दीजिएगा दोस्तों। और प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।